नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। राष्ट्रपति ने ब्लैक कोट सिंड्रोम की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया। सीवीसी की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार की सर्वाधिक शिकायतें रेलवे कर्मचारियों, दिल्ली स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ की गई हैं। भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान की पहली सफल उड़ान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। राष्ट्रपति ने ब्लैक कोट सिंड्रोम की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट से सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने न्याय में होने वाली देरी को रेखांकित करते हुए कोर्ट में आम नागरिकों द्वारा अनुभव किए जाने वाले दबाव या तनाव का वर्णन करने के लिए ब्लैक कोट सिंड्रोम शब्द का इस्तेमाल किया है। यह शब्द व्हाइट कोट हाइपरटेंशन के समान है। यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अस्पताल में जाने पर बढ़ जाता है। इसका मुख्य कारण तनाव या चिंता होती है जो अस्पताल के माहौल की वजह से पैदा होती है। ब्लैक कोट सिंड्रोम की धारणा के पीछे के कारणों की बात करें तो पहला है बड़ी संख्या में लंबित मामले। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड के अनुसार 31 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट में 82,887 मामले लंबित हैं। इसके अलावा बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के मामले में निर्णय में देरी होने से जनता के बीच यह धारणा बन जाती है कि न्यायिक प्रणाली में ऐसे संवेदनशील मामलों को निपटाने को लेकर संवेदनशीलता और तत्परता का अभाव है। वाद यानी केस के लिए तारीख पे तारीख निर्धारित करना भी एक कारण है। इसके चलते विशेष रूप से गांव से कोर्ट तक आने वाले लोगों को बहुत अधिक मानसिक और वित्तीय दबाव झेलना पड़ता है। जिला न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों की बात करें तो जिला स्तर पर केवल 6.7% कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही महिलाओं के अनुकूल है। साथ ही जिला स्तरीय न्यायालय ही मुख्य रूप से न्यायपालिका के बारे में जनता की धारणा को आकार देते हैं। अब इन मुद्दों के समाधान करने के लिए सरकार ने कुछ उपाय भी किए हैं, जैसे कि न्यायपालिका को आधुनिक बनाने के प्रयासों में तेजी लाना। इसके लिए ई कोर्ट्स इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट, टेली लॉ प्रोग्राम जैसी पहले की गई हैं। समाधान के वैकल्पिक तरीके, इसके तहत मुकदमे से पूर्व विवाद समाधान के एक विकल्प के तौर पर लोक अदालतें शुरू की गई हैं। अवसंरचना की कमी को दूर करना भी एक उपाय है। न्यायपालिका से जुड़ी अवसंरचनाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई है। आखिरी है लंबित मामलों को कम करने के लिए कानूनों में सुधार करना। उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 को पहली बार अपराध करने वालों पर पूर्वव्यापी यानी रेट्रोस्पेक्टिवली रूप से लागू किया, जिससे विचाराधीन कैदियों को जमानत मिलना आसान हो गया है। न्याय बंधु कार्यक्रम जैसी पहलों के जरिए निःशुल्क कानूनी सहायता को संस्थागत रूप दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। राष्ट्रपति ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी। ध्यान देने वाली बात है कि हालिया विधि आयोग का गठन 3 साल यानी 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के कार्यकाल के लिए किया गया है। खबर की शुरुआत में 23वें विधि आयोग के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इस विधि आयोग को सौंपे गए कार्यों की बात करें तो इनमें भारतीय विधिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना शामिल है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन एवं अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। अब इसके विचारार्थ विषयों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर एक नजर डालते हैं। पहला बिंदु है अप्रचलित कानूनों की समीक्षा करना। मौजूदा कानूनों की समय समय पर समीक्षा करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना ताकि उनका सरलीकरण किया जा सके। इसके अलावा प्रासंगिक और वर्तमान आर्थिक जरूरतों के मद्देनजर कानूनों को निरस्त करने एवं उनमें आवश्यक संशोधन का सुझाव देना। इसमें गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की समीक्षा करना और सामाजिक आर्थिक विषयों से जुड़े कानूनों के बनने के बाद उनका ऑडिट करना भी शामिल है। अगला बिंदु है न्यायिक प्रशासन की समीक्षा। इसमें न्याय मिलने में होने वाली देरी को समाप्त करके तथा बकाया राशि का शीघ्र निपटान करके मामलों का किफायती निपटान करना और प्रक्रियाओं का सरलीकरण, अलग अलग हाई कोर्ट्स के नियमों में सामंजस्य स्थापित करना शामिल है।
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के संबंध में बात करें तो इसमें प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं डीपीएसपीज का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा कानूनों की जांच करना तथा उनमें सुधार हेतु सुझाव देना शामिल है। अगला है लैंगिक समानता। कानूनों को मजबूत बनाने हेतु उनकी समीक्षा करना तथा आवश्यक संशोधन के लिए सुझाव देना। इसके अलावा विसंगतियों तथा असमानताओं को दूर करने के लिए केंद्रीय कानूनों में संशोधन हेतु सुझाव देना। और अंत में खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी पर वैश्वीकरण के प्रभाव की जांच करना तथा हाशिए पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए उपायों की सिफारिश करना। खबर के अंत में भारतीय विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया LCI के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। इसका उद्देश्य समाज में न्याय सुनिश्चित करने तथा विधि के शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कानूनों में सुधार हेतु सिफारिश करना है। यह निर्धारित टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर शोध करके आवश्यक सिफारिशें प्रदान करता है। विकास क्रम की बात करें तो विधि आयोग का गठन पहली बार 1834 में गवर्नर जनरल द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग को चार्टर एक्ट 1833 के तहत दिए गए अधिकारों के आधार पर गठित किया गया था। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। केंद्रीय कृषि मंत्री ने एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ किया। एग्रीश्योर का पूरा नाम है स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष यानी एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। कृषि निवेश पोर्टल कृषि क्षेत्र में निवेश करने वाले सभी निवेशकों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु एक एकीकृत और केंद्रीकृत वन स्टॉप पोर्टल है। एग्रीश्योर फंड के बारे में बात करें तो इसकी घोषणा 2022-23 के बजट में की गई थी। इसे 750 करोड़ रुपए के श्रेणी 2 के वैकल्पिक निवेश कोष यानी AIF के रूप में स्थापित किया जाएगा। यह इक्विटी और ऋण दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। AIF भारत में स्थापित एक निजी निवेश साधन है। इसके माध्यम से अनुभवी निवेशकों से धन जुटाया जाता है और इसे एक निश्चित निवेश नीति के अनुसार इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें नाबार्ड और कृषि मंत्रालय प्रत्येक द्वारा 250 करोड़ रुपए तथा निजी निवेशकों सहित अन्य संस्थाओं से 250 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इस फंड के लिए निवेश प्रबंधन का जिम्मा नाबार्ड की सहायक कंपनी नैबवेंचर्स लिमिटेड को सौंपा गया है। साथ ही इस फंड की 2 योजनाएं भी हैं। पहली एग्रीश्योर FOF योजना। इसके तहत स्टार्टअप्स में निवेश करने वाले श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के वैकल्पिक निवेश कोष यानी AIFs को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरी है एग्रीश्योर प्रत्यक्ष योजना। इसके तहत प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स में प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी के जरिए निवेश किया जाएगा। इस फंड के महत्व की बात करें तो इसमें कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना, कृषि उपज की मूल्य श्रृंखला को बेहतर करना, ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण और सुधार करना, रोजगार के अवसर पैदा करना और IT आधारित समाधानों का समर्थन व विकास करना शामिल है। अंत में ग्रामीण स्टार्टअप्स द्वारा सामना की जाने वाली मुख्य चुनौतियां भी जान लेते हैं, जैसे कि बैंक आदि वित्तीय संस्थाएं इन्हें समय पर ऋण नहीं देती हैं या ऋण देने में आनाकानी करती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता भी बहुत कम है। इन सबके कारण ग्रामीण स्टार्टअप्स की वित्तीय पहुंच बाधित होती है। कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाओं के कारण उद्यमियों को कच्चा माल और अन्य आवश्यक संसाधन खरीदने में कठिनाई होती है। तकनीकी जागरूकता, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और व्यापक सेवाओं की कमी के कारण ग्रामीण स्टार्टअप्स का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। CVC की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार की सर्वाधिक शिकायतें रेलवे कर्मचारियों, दिल्ली स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खिलाफ की गई है। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC द्वारा 2023 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। इसमें मंत्रालय, विभागों, क्षेत्रवार सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ की गई भ्रष्टाचार की शिकायतों और उनके निराकरण का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2023 में CVC को भ्रष्टाचार की 74,203 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इनमें से 66,373 मामलों का समाधान कर दिया गया और 7,830 शिकायतें लंबित हैं। CVC ने सतर्कता प्रशासन के विभिन्न पहलुओं जैसे दंडात्मक सतर्कता, निवारक सतर्कता और सहभागी सतर्कता पर दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।
आइए अब दंडात्मक, निवारक और सहभागी सतर्कता यानी प्यूनिटिव, प्रिवेंटिव एंड पार्टिसिपेटिव विजिलेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दंडात्मक सतर्कता की बात करें तो कदाचार के दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ समयबद्ध तरीके से प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई करना दूसरों के लिए निवारक के रूप में कार्य करती है। इसके बाद है निवारक सतर्कता। भ्रष्ट आचरण की संभावना को कम करने हेतु संरचनात्मक उपायों के जरिए सक्रिय रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत नियमों का सरलीकरण या अपडेशन, अधिकारियों का रोटेशनल ट्रांसफर, प्रोसेस री इंजीनियरिंग आदि शामिल है। अंत में है सहभागी सतर्कता। इसमें भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सभी हितधारकों जैसे सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज, शैक्षणिक संस्थानों आदि की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है। आपको बता दें कि इसमें व्यक्तियों और संगठनों आदि के क्षमता निर्माण के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह जैसे उपाय शामिल है। खबर के अंत में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह सीवीसी अधिनियम 2003 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1964 में भ्रष्टाचार निवारण पर गठित के संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के एक संकल्प के जरिए की गई थी। 1998 में इसे केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के माध्यम से वैधानिक दर्जा दिया गया था। यह 3 सदस्यीय निकाय है। यह केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्तों से मिलकर गठित होता है। नियुक्ति के बारे में बात करें तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। आइए अब सीवीसी की भूमिका और कार्य के बारे में समझ लेते हैं। यह केंद्रीय मंत्रालयों, सरकार के विभागों और संगठनों में भ्रष्टाचार रोधी उपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों के मामले में लोकपाल द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्रारंभिक जांच करता है। इसके अलावा भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों आदि की जांच में सीवीसी दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के तहत गठित सीबीआई के कामकाज की निगरानी करता है। इसी के साथ अब बात करते हैं अगली मुख्य खबर की। भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान की पहली सफल उड़ान। हाल ही में बेंगलुरु स्थित फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस यानी FWDA कंपनी ने देश के पहले स्वदेशी मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान यानी UCAV के सफल उड़ान की घोषणा की। इस मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान का नाम FWD-200B है। यह उपलब्धि रक्षा संबंधी प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। चलिए अब FWD-200B की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। यह मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला UCAV यानी अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। इसका अधिकतम टेक ऑफ वेट 102 किलोग्राम है और यह 30 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसमें निगरानी के लिए ऑप्टिकल पेलोड और हवाई हमलों एवं बमबारी के लिए मिसाइल जैसे हथियार लगे हुए हैं। यह 12,000 फीट की क्रूज ऑल्टीट्यूड पर उड़ने में सक्षम है। साथ ही यह 15,000 फीट तक की अधिकतम ऊंचाई तक भी जा सकता है। इसकी क्रूज स्पीड 152 किलोमीटर प्रति घंटा तथा अधिकतम गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 7 घंटे तथा 800 किलोमीटर तक की उड़ान भरने में सक्षम है, इसलिए यह लंबी दूरी के मिशनों के लिए उपयोगी है। इस लड़ाकू हवाई वाहन को उड़ान भरने हेतु केवल 300 मीटर के रनवे की आवश्यकता है। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए शुरू की गई पहलों पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीति एवं योजनाओं की। इसमें रक्षा उत्पादन एवं निर्यात प्रोत्साहन नीति, मेक इन इंडिया, सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची की अधिसूचना, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार यानी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX आदि शामिल हैं। साझेदारी और वैश्विक सहयोग की बात करें तो इसमें भारत के निजी क्षेत्र और वैश्विक मूल उपकरण विनिर्माताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी मॉडल, रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को बढ़ाकर स्वचालित मार्ग से 74% और सरकारी मार्ग से 100% करना आदि शामिल है। अन्य पहलों में आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण, रक्षा औद्योगिक गलियारा, सृजन पोर्टल आदि प्रमुख हैं।
अंत में संबंधित सुर्खियां भी जान लेते हैं। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी द्वारा पूंजीगत अधिग्रहण से संबंधित 10 प्रस्तावों के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी एओएन को स्वीकृति प्रदान की गई है। डीएसी रक्षा क्षेत्र में नीतिगत और पूंजीगत खरीद से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री करते हैं। बाय इंडियन और बाय इंडियन स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और विनिर्मित श्रेणियों के तहत एओएन की कुल लागत का 99% हिस्सा स्वदेशी स्रोतों से खरीदा जाना है। फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स FRCVs, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार, डोर्नियर 228 विमान आदि की खरीद के लिए एओएन को स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको बता दें, FRCV एक भविष्योन्मुखी मुख्य युद्धक टैंक होगा। इसमें बेहतर मोबिलिटी, सभी भौगोलिक क्षेत्रों में कार्य करने की क्षमता, बहुस्तरीय सुरक्षा, सटीक एवं घातक फायर क्षमता तथा रियल टाइम सिचुएशन अवेयरनेस क्षमता जैसी विशेषताएं होंगी। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों भरे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है केन्या। इस देश की राजधानी है नैरोबी। हाल ही में भारत और केन्या के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति यानी जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की तीसरी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसलिए इस देश के बारे में जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ की राजनीतिक विशेषताओं की बात करें तो यह पूर्वी अफ्रीका में अवस्थित एक देश है। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो उत्तर पूर्व में सोमालिया, उत्तर में इथियोपिया, उत्तर पश्चिम में साउथ सुडान, पूर्व में युगांडा और दक्षिण में तंजानिया है। इसकी समुद्री सीमा की बात करें तो इसके पूर्व में हिंद महासागर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि UNEP और UN हैबिटेट का मुख्यालय नैरोबी में ही है। अब यहाँ के भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो भूमध्य रेखा इसे लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तुर्काना झील, विक्टोरिया झील आदि यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। विक्टोरिया झील केन्या, तंजानिया और युगांडा से घिरी हुई है और यहाँ की प्रमुख नदियों में ताना, अथी या गलाना, मारा आदि नदियां शामिल हैं। यहाँ एबरडेयर रेंज, माउ एस्केर्पमेंट आदि पर्वत श्रृंखलाएं मौजूद हैं। यहाँ का सबसे उच्चतम बिंदु माउंट केनिया है और यह अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए NTH ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय परीक्षणशाला यानी NTH उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख संस्थान है। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल स्थायी पूंजी निर्माण यानी GFCF में गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय नौसेना का P-8I पोसिडॉन विमान 2024 में होने वाले वरुण नौसैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए यूरोप में पहली बार तैनात किया गया है। यह एक समुद्री गश्ती और टोही विमान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत DGFT ने रक्षा उत्पादन विभाग को सैन्य उपयोग के लिए SCOMET की श्रेणी 6 के अंतर्गत आने वाली सभी वस्तुओं के निर्यात के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण का जिम्मा सौंप दिया है। रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करता है। वायरस वॉर एक्सरसाइज वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारी के संबंध में एक मॉक ड्रिल है। इसका आयोजन नेशनल वन हेल्थ मिशन यानी NOHM के तहत किया गया था। NOHM के तहत वन हेल्थ अप्रोच पर फोकस किया जाता है ताकि एकीकृत रोग नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके और वैश्विक महामारी से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। समुद्री जीव संसाधन एवं पारिस्थितिक केंद्र CMLRE ने ओशन आइज मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। CMLRE केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय है। यह समुद्री जैव विविधता की निगरानी के मामले में डेटा संग्रहण के लिए एक सामुदायिक सहभागिता आधारित दृष्टिकोण है। हाल ही में भारतीय मॉनसून पर अल नीनो और ला नीनो के प्रभाव का अध्ययन किया गया। ONI वस्तुतः अल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO में उतार चढ़ाव का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। ONI अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट पूर्व मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के सतही जल के 3 महीने के औसत तापमान अंतर को मापता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाशिए पर रहने वाले श्रमिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाने हेतु प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे प्रवासी श्रमिकों, भवन निर्माण श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, गैर कोयला खदान श्रमिकों, ठेका मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के अन्य श्रमिकों को इस योजना के तहत शामिल करें।
जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।